हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, अब तक हम जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सीरीज चल रही है उसके अंदर हम म्यूटेशन कवर कर चुके हैं। म्यूटेशन के टोटल लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। अब म्यूटेशन के बाद हमें पढ़ना है, टॉपिक है रिपेयर। टॉपिक का नाम आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? रिपेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिपेयर। ठीक है, कि जब म्यूटेशन हो जाता है, अगर मैं बोलूँ कि डीएनए के अंदर डैमेज हो गया है तो मुझे उसको रिपेयर भी तो करना होगा। समझ रहे हो? अगर म्यूटेशन हुआ है तो मेरे को उसको रिपेयर भी करना है, अगर डैमेज हुआ है तो मुझे उसको क्या करना है? रिपेयर भी करना है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं रिपेयर नहीं करूंगा तो कोई ना कोई डिजीज तो कॉज करेगी। लाइक म्यूटेशन के टाइम पे मैंने आपको बोला था कि सीएजी रिपीट देखने को मिलेंगे आपको, माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी की वजह से आपको पार्किंसन डिजीज, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, एचएनपीसीसी, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस, कोलोरेक्टल कैंसर आपको कैंसर देखने को मिल सकता है आपको। तो ऐसे बहुत सारी जो डिजीज़ होती है या बहुत सारे जो डैमेज होते हैं उनकी वजह से जो डिजीज़ कोज होती है वो हार्मफुल होती है, एज यू नो डैट। कि हमें क्या करना है? उन डिजीज़ को होने से रोकना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को रिपेयर काम कराना पड़ेगा। कि रिपेयर अगर काम कर लेता है अच्छे से तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर रिपेयर ने काम नहीं किया, रिपेयर मैकेनिज्म फेल है, तो डेफिनेटली डिजीज़ तो कोज करेगी करेगी। तो रिपेयर के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपन बहुत सारे टाइप की रिपेयर पढ़ेंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल लाइक अपन पढ़ेंगे मिस मैच रिपेयर। हम पढ़ेंगे क्या? मिस मैच रिपेयर। ठीक है, हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे बेस ऑक्सीजन रिपेयर। बेस ऑक्सीजन रिपेयर। हम पढ़ेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर। शॉर्ट में आपको पता है ना, मिसमैच रिपेयर को एमएमआर कहते हैं बच्चों। इसको बोलते हैं बेस ऑक्सीजन रिपेयर, बीईआर। इसको बोलते हैं एनईआर। और ये एनईआर, बीईआर, एमएमआर ये भी इन प्रोकैरियोट और इन यूकैरियोट दोनों अलग अलग है। तो दोनों में पढ़ेंगे अपन मिसमैच रिपेयर इन प्रोकैरियोट, मिसमैच रिपेयर इन यूकैरियोट, बेस ऑक्सीजन रिपेयर इन प्रोकैरियोट, बेस ऑक्सीजन रिपेयर इन यूकैरियोट्स। ऐसे न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर इन प्रोकैरियोट और न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर इन यूकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स के अंदर भी अपन पढ़ेंगे लाइक ग्लोबल जीनोमिक एनईआर एंड ट्रांसक्रिप्शन कपल एनईआर। मतलब कि एनईआर के भी टाइप है इन यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, लाइक इसके बाद अपन हम देख सकते हैं यहाँ पे लाइक डायरेक्ट रिपेयर आप पढ़ोगे। डायरेक्ट रिपेयर एक आप पढ़ोगे यहाँ पे एसओएस रेस्पॉन्स। एसओएस रेस्पॉन्स या आप बोल सकते हो एसओएस रिपेयर। ठीक है, एक आप पढ़ोगे लाइक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में डैमेज होता है, सिंगल या मैं बोलूं डबल स्ट्रैंड जो डीएनए के अंदर सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक होता है, डीएनए ब्रेक होता है, तो उसके अंदर हम रिपेयर कैसे करेंगे ये अपन अलग से देखेंगे। यहाँ पे कुछ प्रोटीन होती है केयू प्रोटीन, उसका रोल होता है, वो भी अपन डिटेल में अंदर हम देखेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे और टॉपिक होंगे जो अपन इसके साथ साथ देखते रहेंगे। ठीक है, कुछ मिस हो रहा होगा तो वो भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मेजर टॉपिक तो ये अपने हैं एमएमआर, बीईआर, एनईआर, डायरेक्ट रिपेयर, एसओएस रेस्पॉन्स, सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक रिपेयर। ओके, सो ये जो मेन टॉपिक है इसके ऊपर सीएसआर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आपके सेट के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, गेट के अंदर क्वेश्चन आते ही हैं, डीबीटी के अंदर क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि क्या है। देखो, रिपेयर पढ़ने से पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि बेसिक क्या है रिपेयर का। इतने सारे आपने जो रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट किए लाइक एमएमआर, बीईआर, एनईआर, तो इनके अंदर क्या फीचर्स है जो कॉमन है या क्या फीचर्स है जो एकदम यूनिक है? हमने इन तीनों को मतलब इन सबको हमने डिफ्रेंशिएट कैसे किया? क्यों हम बोल रहे हैं एमएमआर, क्यों बोल रहे हैं हम बीईआर, क्यों बोल रहे हैं एनईआर? तो ऐसा क्या है? तो वो हमें इन डिटेल में एकदम बेसिक से पढ़ना है, एकदम हाईएस्ट लेवल तक चले जाना है। ठीक है, एकदम बच्चा लेवल से पढ़ना है। तो देखो, म्यूटेशन के अंदर म्यूटेशन जो हुआ था, म्यूटेशन के टाइप हमने देखे थे, तो म्यूटेशन की वजह से कोई ना कोई चीज़ देखने को मिल रही थी, लाइक डिलीशन है, एडिशन है। ठीक है, बेस फ्लिपिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पे डाइज भी पढ़ रहे थे अपन लाइक ETBR, प्रोफिलेविन, एक्रेडिन, ऑरेंज। ठीक है, तो म्यूटेशन या अपन जैसे बेस एनालॉग पढ़ रहे थे, टोटोमेरिज्म पढ़ रहे थे, तो म्यूटेशन की वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई थी तो हम उसको आज देखने वाले हैं कि उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि रिपेयर में क्या है। देखो, मैं बोल रहा हूँ कि एक डीएनए है,
एकदम बेसिक पढ़ रहे हैं अपन, एकदम नॉर्मल। देखो ये डीएनए है, मैंने बोला कि यहाँ पर कौन आई, एक यूवी लाइट आई। कौन आई? यूवी लाइट आ गई। यूवी लाइट आने से आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर थायमिन थायमिन के बीच में डायमर फॉर्मेशन हो गया है। क्या फॉर्मेशन हो गया? थायमिन डायमर फॉर्मेशन हो गया। ओके, थायमिन डायमर फॉर्मेशन हो गया। तो सबसे पहले मैंने देखा है कि म्यूटेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, टाइप ऑफ म्यूटेशन क्या है, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे फिजिकल म्यूटेशन हुआ। फिजिकल लाइक मैंने आपको बताया था कि यूवी लाइट की वजह से थायमिन डायमर का फॉर्मेशन होता है, तभी तो हम म्यूटेशन के बाद रिपेयर लेते हैं। ऐसे नहीं कि अपन पहले रिपेयर पढ़ लेंगे फिर म्यूटेशन पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि गलती क्या हुई है, फिर उसको सही कैसे करें। समझ में आ रहा है? पहले हमने देखेंगे गलती क्या कर रहे हैं हम, फिर इसको आप सही कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने देख लिया गलती कैसे हुई थी, यूवी लाइट की वजह से हुई थी। फिजिकल म्यूटेशन आप देखने को मिल रहा है, फिजिकल म्यूटाजन आप देखने को मिल रहा है यहाँ पे, या इंड्यूस कर रहे हैं हम। यूवी लाइट दे दी, थायमिन डायमर का फॉर्मेशन हो गया। एंड देन आपका सबसे पहले यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पर कोई प्रोटीन आएगी। कौन आती है वही तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, एमएमआर के थ्रू या बीईआर के थ्रू, एनईआर के थ्रू। तो यहाँ पे कोई प्रोटीन आई, एग्जांपल लाइक ये देखो, ये बाइंड करा। इसने सबसे पहले इस प्रोटीन ने आके बाइंड करा, तो इसने क्या करा, डिटेक्शन किया। क्या किया? डिटेक्शन किया। डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा, करके जाएगा, सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, डिटेक्शन का। आफ्टर डिटेक्शन अब क्या हुआ, यहाँ पर हमें पता है कि ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन देखने को मिल गया। लाइक डिटेक्शन करने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन देखने को मिला। ये देखो, फर्स्ट प्रोसेस था डिटेक्शन, देन था ऑक्सीजन। आफ्टर ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन हो गया, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट प्रोसेस के अंदर था डिटेक्शन, सेकंड में था ऑक्सीजन, नेक्स्ट आ रहा है पॉलीमराइजेशन। क्या आएगा? पॉलीमराइजेशन। मतलब सारे के सारे रिपेयर के अंदर ये चलेगा। सबसे पहले हम डिटेक्ट करेंगे, डिटेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन करेंगे, ऑक्सीजन करने के बाद हम पॉलीमराइजेशन करेंगे। ठीक है, अब मैंने पॉलीमराइजेशन के लिए लाइक ये देखो, ये मेरा स्ट्रैंड है डीएनए का, और मैंने यहाँ पे क्या है, कोई पॉलीमरेज, अभी नाम नहीं बताऊंगा, हमने यहाँ पे क्या करा है, पॉलीमरेज आके बाइंडिंग करवा दिया। अब पॉलीमरेज क्या करके जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या करके जाएगा, मैं बोल रहा हूँ पॉलीमराइजेशन लाइक किसके थ्रू हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू। तो पॉलीमरेज जैसे आके बाइंड करेगा कि पूरा का पूरा डीएनए बना देगा। आपको पता है ये पूरा का पूरा डीएनए बना देगा। एंड आपको बस यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ देखने को मिलेगा एक सिर्फ निक। निक यहाँ पे क्या देखने को मिला, निक। ये देखो, ये जो गैप आप देख रहे हो ना छोटा सा, ये क्या है, निक। निक का मतलब क्या होता है कि ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मतलब कि कुछ एक्सरसाइज नहीं करा है, बस हमें बीच में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बस जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था ना वो हट गया है। ठीक है, निक का मतलब क्या होता है, ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मैं लिख देता हूं, ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, पीडीबी लिख देता हूँ। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो निक कोज होने की वजह से अब मेरे को क्या करना है, निक एक छोटा सा मतलब एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का ही तो फॉर्मेशन करना है। तो डीएनए पॉलीमरेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं बना सकता, लास्ट वाला। तो दोनों दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने का काम कौन करेगा, हमें पता है कि हमारे पास आएगा कौन, डीएनए लाइगेज। कौन आएगा, अब आएगा कौन, डीएनए लाइगेज। लिख देता हूं यहाँ पे मैं, डीएनए लाइगेज। लाइगेज भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो लाइगेज आएगा इधर। लाइगेज आने के बाद में ये देखो, डीएनए लाइगेज आपके बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद आपको पता ही है कि क्या होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा डीएनए बन गया है, सही हो चुका है। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, ये क्या है, एक तरह से रिपेयर डीएनए। तो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि जो डिटेक्शन हुआ है, डिटेक्शन हर टाइप में, चाहे एमएमआर पढ़ो या आप बीईआर पढ़ो या एनईआर पढ़ो, तो डिटेक्शन एंड ऑक्सीजन आर यूनिक फीचर। क्या है ये, यूनिक फीचर, यूनिक है। बट पॉलीमराइजेशन एंड जो लाइगेशन है, पॉलीमराइजेशन एंड लाइगेशन आर कॉमन क्यों बोला, क्योंकि आप लोगों ने रेप्लिकेशन पढ़ा होगा। तो रेप्लिकेशन के टाइम पे आप क्या पढ़ते हो, पॉलीमराइजेशन पढ़ते हो ना, लाइगेशन पढ़ते हो ना। तो वहां पे आप क्या देखते हो कि पॉलीमराइजेशन एंड लाइगेशन क्या है, ये कॉमन है। जैसा अपन रेप्लिकेशन में पढ़ रहे हैं वैसा ही होगा यहाँ पे, बट डिटेक्शन करने का तरीका यूनिक है।
सबके अंदर ऑक्सीजन करने का तरीका यूनिक है सबके अंदर। लाइक आप एमएमआर पढ़ो, सब उसका तरीका अलग है, बीआर पढ़ो उसका तरीका अलग है, एनईआर पढ़ोगे उसका अलग है, एसओएस रिपेयर पढ़ोगे उसका अलग है। सबका यूनिक फीचर्स है, एकदम अलग तरीका है कि कैसे मेरे को मेरे म्यूटेशन को मेरे को रिकॉग्नाइज करना है, देन मेरे को डिटेक्ट करने के बाद में कैसे मैं ऑक्सीजन करूंगा, कैसे कट लगा रहा हूँ मैं, तो वो तरीका यूनिक है। ठीक है, सो हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो कॉमन फीचर्स क्या हो गया, कॉमन हो गया आपका डिटेक्शन एंड ऑक्सीजन एंड पॉलीमराइजेशन एंड लाइगेशन आर सॉरी डिटेक्शन एंड ऑक्सीजन क्या हो गया, यूनिक हो गया, एंड पॉलीमराइजेशन एंड लाइगेशन क्या हो गया, कॉमन फीचर्स हो गया। आया समझ में? तो ये तो अपना क्या बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया रिपेयर का। अब हम आते हैं किसके ऊपर, हम आते हैं एमएमआर। हम किसके ऊपर आते हैं, अब टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है एमएमआर। हम पढ़ रहे हैं क्या, मिस मैच रिपेयर। हम पढ़ने वाले हैं क्या, एमएमआर। एमएमआर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो एमएमआर आप जो देख रहे हो, अब एमएमआर भी हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर, एमएमआर इन प्रोकैरियोट्स। एमएमआर इन प्रोकैरियोट्स। अब देखो एमएमआर क्या है, अगर आप देखोगे, आपने देखा होगा कि ये क्या है, एक तरह से आपको पता होना चाहिए, ये पोस्ट रेप्लिकेटिव रिपेयर है। क्या है ये, पोस्ट रेप्लिकेटिव, मतलब कि रिपेयर से होने वाली गलती, जो कि हमें पता है कि पूरी फीडिंग एक्टिविटी भी फेल होती है, तो रेप्लिकेशन के टाइम जो एरर क्रिएट हुआ है उसको सही करने का काम कौन करेगा, एमएमआर। एमएमआर बोलता है, एमएमआर कह रहा है कि भैया मैं काम करता हूँ 10 डेज की पावर 10 तक। अच्छा 10 डेज की पावर 10 तक, मतलब कि पूरे डीएनए के अंदर 10 डेज की पावर 10 में कोई भी गलती है तो मैं पूरा का पूरा सही करने का जिम्मेदारी रखता हूँ। तो मेरा पूरा डीएनए कितना है, ह्यूमन जीनोम की साइज कितनी है, ह्यूमन जीनोम अगर अपन देखें तो उसकी साइज तो 3 इंटू उसकी साइज है 3 इंटू 10 डेज की पावर 9 बेस पेयर, और आप 10 डेज के पावर 10 बेस पेयर की गारंटी ले रहे हो, मतलब कि पूरे डीएनए को ही आप चेक कर दोगे। जिसने कहा हाँ डेफिनेटली मैं पूरे डीएनए को चेक कर दूंगा, पूरे डीएनए के अंदर कोई एरर है तो मैं उसको सही करने की गारंटी देता हूँ, बट मैं भी फेल हो सकता हूँ। तो मैंने कहा आप क्यों फेल हो रहे हो, इसने कहा मैं फेल हो सकता हूँ, अगर मैं फेल हो गया तो मैं डिजीज कोज कर जाऊंगा। तो हमने कहा कि आप कैसे फेल होते हैं और क्यों फेल होते हैं। पहली बात तो हम तरीका बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि एमएमआर की फेल होने के चांसेस क्या है, क्यों फेल होगा एंड क्या प्रॉब्लम होती है। तो देखो आप लोगों ने देखा था, मैंने आपको म्यूटेशन के अंदर पढ़ाया था। म्यूटेशन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, म्यूटेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोई भी डीएनए, लाइक मैं देख रहा हूँ वहाँ पे रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। माइक्रोसैटेलाइट आपने देखा था, लाइक ए, या मैं बोल रहा हूँ टी 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 टी। तो अब यहाँ पे एमएमआर बोल रहा है कि देखो ए टी 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 टी। अगर मैं यहाँ पर क्या करके जा रहा हूँ, कोई भी म्यूटेशन लाइक को डाई, लाइक मैंने बोला था ना कि आपका एल्किलाइटिंग एजेंट हो गए, या मैं आपके बोलूँ कि आपकी डाइज हो गई, डाइज लाइक ETBR हो गई, साइबरग्रीन हो गई, ठीक है, या आपकी डाई आपकी कौन सी है, ठीक है, प्रोफ्लेविन हो गई, एक्रेडिन ऑरेंज हो गई, ये क्या करते हैं, बेस फ्लिपिंग करती है। ये क्या करते हैं, बेस फ्लिपिंग, लाइक मैं बोल के जा रहा हूँ कि ये बेस फ्लिपिंग कर देंगे। तो बेस फ्लिपिंग होने की वजह से मैंने आपको म्यूटेशन बताया था कि इसके वजह से बेस फ्लिपिंग, ये क्या हुई है, बेस फ्लिपिंग। तो बेस फ्लिपिंग की वजह से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है या डिलीशन हो सकता है, एडिशन हो सकता है या डिलीशन हो सकता है। तो एमएमआर क्या करता है, एमएमआर बोलता है ठीक है मैं इसको सही तो कर सकता हूँ, बट एक जगह में फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा कैसे फेल हो जाओगे, इसने कहा कि आपको पता है ना कि जो डीएनए होता है, ये जो डीएनए है जब रेप्लिकेशन करके आया है तो डीएनए के अंदर लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगी साइट GATC की, GATC रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है GATC। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, लाइक GATC, इसने कहा देखो जो डीएनए रेप्लिकेशन करके आया है ना उसके अंदर क्या होगा, आपको मिथाइलेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ओल्ड स्ट्रैंड पे, ठीक है। जो पैरेंटल स्ट्रैंड होता है ना, पैरेंटल या मैं लिखूं ओल्ड स्ट्रैंड होता है, पैरेंटल स्ट्रैंड या ओल्ड स्ट्रैंड होता है, वो क्या होता है, वो मिथाइलेटेड होता है। क्या होता है, मिथाइलेटेड। तो मिथाइलेटेड होगा तो हम क्या करके जाएंगे, मिथाइलेटेड डीएनए का ही रेप्लिकेशन होता है। आपको पता है ना कि फुल्ली मिथाइलेटेड डीएनए का ही रेप्लिकेशन होगा। अभी जो मैं बना रहा हूं ये, और ये वाला जो स्ट्रैंड है नीचे वाला, ये क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। ये क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। और ये पूरा डीएनए क्या है, ये पूरा डीएनए हो गया हेमी
मिथाइलेटेड, ये क्या है, हेमी मिथाइलेटेड डीएनए है। हेमी मिथाइलेटेड डीएनए मतलब कि इसके अंदर एक स्ट्रैंड का मिथाइलेशन है और दूसरे स्ट्रैंड का मिथाइलेशन नहीं है। अब अगर यहाँ पे हम देखें कि बेस फ्लिपिंग अगर न्यूली स्ट्रैंड के ऊपर हो रही है या बेस फ्लिपिंग ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर हो रही है, तो एमएमआर रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि म्यूटेशन कहाँ हुआ है, ठीक है, या कोई भी पर्टिकुलर जगह पे म्यूटेशन हुआ है, तो एमएमआर कैन रिकॉग्नाइज कि म्यूटेशन कौन से वाले स्ट्रैंड पे हो रहा है, पेरेंटल स्ट्रैंड पे हो रहा है या न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर हो रहा है। तो इसके वजह से एमएमआर क्या होता है, एमएमआर बोलता है अब कि मैं अभी सही कर देता हूँ, ठीक कर देगा। बट अगर मैं बोलूँ कि फुल्ली मिथाइलेटेड डीएनए है, फॉर एग्जाम्पल लाइक GATC, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ GATC, और यहाँ पे लिख देता हूँ GATC, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ GATC। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो ये भी मिथाइलेटेड है, ये फुल्ली मिथाइलेटेड डीएनए ले लिया है मैंने, ये क्या है, फुल्ली मिथाइलेटेड डीएनए। तो फुल्ली मिथाइलेटेड डीएनए जब मैं ले रहा हूँ, फुल्ली मिथाइलेटेड डीएनए जब मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पे एमएमआर, इसमें क्या होता है, एमएमआर फेल हो जाता है। एमएमआर क्या होता है, फेल्ड है। क्यों फेल्ड है, एमएमआर को पता नहीं चल रहा है कि म्यूटेशन जो हुआ है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड के अंदर हुआ है या पेरेंटल मतलब या पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड या ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर हुआ है। तो एमएमआर बोल रहा है कि मैं अगर कोई चीज ऐड करता हूँ तो भी दिक्कत, डिलीट करता हूं तो भी दिक्कत, अगर मैंने गलती से कोई दूसरे स्ट्रैंड के अंदर एडिशन या डिलीशन कर दिया तो भैया आपका प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एमएमआर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि मुझे करना क्या है। तो ये क्या है, जो रिपीटेशन देखने को मिलती है, ये रिपीटेशन आपको जो मैं बता रहा हूँ, ये रिपीटेशन क्या है, ये रिपीटेशन क्या है, ये आपको पता है ना, माइक्रो सैटेलाइट है। ये क्या है, माइक्रो सैटेलाइट है। तो आपको बता दूं कि जो माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी की वजह से, माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी की वजह से, मैं ऑलरेडी पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, इसकी वजह से आपको पार्किंसन डिजीज देखने को मिल जाएगी, PD, अल्जाइमर डिजीज देखने को मिल जाएगी, AD, आपको हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर देखने को मिल सकता है, HNPCC आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पे क्या, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता है, एक्स सिंड्रोम आपको ये देखने को मिल सकते हैं, और भी बहुत सारी डिजीज है जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो माइक्रो सैटेलाइट स्टेबिलिटी की वजह से ये क्या आपको कॉज हो रहा है, ये डिजीज कॉज हो रही है। और डिजीज क्यों कॉज हुई है, बिकॉज एमएमआर क्या हो गया है, फेल्ड हो गया है, एमएमआर फेल्ड हो गया है। तो एमएमआर फेल्ड होने की वजह से डिजीज कॉज हो जाएगी। अब ये पता चल गया कि एमएमआर फेल क्यों होगा। अब देखते कि एमएमआर काम कैसे करेगा, एमएमआर काम कैसे करेगा। अब देखो, सबसे पहले मैं वापस से वही बना रहा हूँ डीएनए, ये देखो 2 डीएनए स्ट्रैंड मैंने बनाए। एक डीएनए स्ट्रैंड देखो यहाँ पर ये है, मैं हेमी मिथाइलेटेड डीएनए लूंगा GATC, और एक यहाँ पे ले रहा हूँ मैं GATC, सेम यहाँ पे लिख रहा हूँ GATC, और एक यहाँ पे लिख रहा हूँ GATC। क्लियर है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा है, हेमी मिथाइलेटेड डीएनए लिया है। ये क्या है, हेमी मिथाइलेटेड डीएनए, हेमी मिथाइलेटेड डीएनए है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये देखो एक एडेनिन है और यहाँ पे क्या है, साइटोसिन है। तो आपने देखा होगा कि ओल्ड स्ट्रैंड के ऊपर एडेनिन है या न्यूली सिंथेसाइज के स्ट्रैंड के ऊपर साइटोसिन है। तो मतलब कि रेप्लिकेशन के टाइम पे पोस्ट रेप्लिकेटिव एरर है ये। तो मतलब कि रेप्लिकेशन के टाइम पे, मतलब पोस्ट क्या मैं बोलूं, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, सॉरी पोस्ट रेप्लिकेटिंग नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन हमने यहाँ पे क्या करा, एरर कोच कर दिया है। और एरर कैसे कोच किया कि एडेनिन की जगह पे एडेनिन की कॉम्प्लीमेंट्री थायमिन अटैच करनी थी, बट एडेनिन ने क्या कर दिया है, साइटोसिन, एडेनिन की कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन आ गई है। तो ये भी मैं बता चुका हूँ ऐसा कब होता है। तो आप म्यूटेशन के अंदर पढ़ लेना कि एडेनिन कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग थायमिन से भी कर सकता है और एडेनाइन कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग थायमिन से भी कर सकता है, क्योंकि मैं आपको टॉटोमेरिज्म म्यूटेशन के अंदर पढ़ा चुका हूँ पार्ट 3 के अंदर। ये म्यूटेशन का जो लेक्चर सीरीज 3 है उसके अंदर अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एडेनिन कैन पेयर विद साइटोसिन। अब आपने कहा यार एडेनिन आपने तो साइटोसिन से पेयरिंग कर ली, तो अब हमें पता चल रहा है कि हेमी मिथाइलेटेड डीएनए मतलब ओल्ड स्ट्रैंड सही है और न्यूली स्ट्रैंड के अंदर एरर आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करके जा रहे हैं कि म्यूटेशन, यहाँ पे क्या हुआ, म्यूटेशन क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है एडेनिन और साइटोसिन, ठीक है। मैं लिख देता हूं कि म्यूटेशन occurs as adenine binds with cytosine. Now
एज यू नो डेट, अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम कहा था डिटेक्शन, सबसे पहले क्या होगा डिटेक्शन, तो अपन देखते हैं डिटेक्शन कैसे होगा। GATC एडेनाइन, GATC और यहाँ पे देखो GATC, यहाँ पर साइटोसिन और यहाँ पर आ गया GAT और C। क्लियर है। सबसे पहले डिटेक्शन करने के लिए यहाँ पे आती है म्यूट H प्रोटीन आती है, म्यूट S प्रोटीन आती है, तो मैं यहाँ बाइंडिंग करा रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाइंडिंग कराई है, इधर बाइंड करा रहा हूँ, ये प्रोटीन है म्यूट S। 2 ही मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो GATC है ना, यहाँ पर इधर और इधर, ये बहुत बड़ा डीएनए है, आपको पता ही है, ये बहुत बड़ा डीएनए, छोटा डीएनए नहीं है ये। म्यूट H, यहाँ कौन आ रहा है, म्यूट H आ रहा है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, देखो आपको ये भी मैं बता चुका हूँ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोटाइजेशन के थ्रू कि एक GATC के बाद में दूसरा जो GATC आएगा वो आफ्टर 256 बेस पेयर के बाद में आता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका था कि G आने के चांस 1/4 होते हैं, A आने के चांस 1/4 होंगे, T आने के चांस 1/4 होते हैं और C आने के चांस भी 1/4 होते हैं। तो मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो ये होता है 1/256, मतलब आफ्टर 256 के बाद में, आफ्टर 256 बेस पेयर के बाद में एक आपको क्या देखने को मिल सकता है, एक और GATC साइट आ सकती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं RE डाइजेशन टूल्स एंड टेक्निक के अंदर, आपको ये मिल जाएगा टॉपिक, ठीक है। आप वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना। सो मेरे को पता है कि यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, म्यूट H ने बाइंड करा GATC पर बाइंड करा, एंड ये देखो यहाँ पे ये मिथाइलेटेड है, एंड A और C जहाँ पे म्यूटेशन हुआ है वहाँ पे बाइंड करा है, किसने, म्यूट S ने बाइंड करा है। अब यहाँ पे एक और प्रोटीन आती है जिसका नाम है म्यूट L। क्या नाम है, म्यूट L। अभी देख लेते हैं, लाइक GATC GATC, यहाँ पे क्या है GATC GATC। अब देखो यहाँ पे कौन बाइंड करा था, म्यूट S। कौन है यहाँ पे, म्यूट S। डिटेक्शन किसने किया है, म्यूट S ने किया है। एंड कौन कर रहा है यहाँ पे, म्यूट H। ये देखो म्यूट H। आफ्टर देन यहाँ पे क्या आती है, एक और प्रोटीन आती है, लाइक ये देखो यहाँ पे प्रोटीन आ रही है जिसका नाम है म्यूट L। क्या नाम है, म्यूट L, म्यूट L। अब देखो म्यूट H एंड L एंड S ये आके बाइंड कर गई। अब आप देखोगे यहां पर क्या, यहां देखोगे कि म्यूट H एंड म्यूट S have एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो क्या होगा, कट लगेगा, कट लगेगा या नहीं लगेगा, ये देखो अब ये देखो क्या है, GATC मिथाइलेटेड एडेनाइन, GATC मिथाइलेटेड। अब देखो यहाँ पे क्या कट लग रहा है, ये देखो ये अगर 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, तो अब यहाँ पे क्या कट लगेगा, देखो यहाँ पर अगर मैं देखूं कि ये देखो एक कट लगेगा DNA में यहाँ पर GATC की यहाँ पर, ठीक है। एंड ये देखो एक AC के यहाँ लग जाएगा और एक ये GATC के यहाँ लग जाएगा, ऐसे कट लग जाएंगे, ठीक है। अब कट लगने के बाद में ये देखो ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है। एक कट इस यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, ठीक है। एक तो लगाया कहाँ पर, एक लगाया यहाँ पर, एक लगाया यहाँ पर और एक लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और एक यहाँ पर लगा, कट लगाया इसने। कट लगाने के बाद में अब देखो यहाँ पे ये देखो 5 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि यहाँ पर क्या होता है, पॉलीमरेज आके बाइंड करेंगे, डेफिनेटली डिटेक्शन हो गया, ऑक्सीजन हो गया है। अब मेरे को क्या करना है, पॉलीमराइजेशन करना है। तो पॉलीमराइजेशन करूंगा तो मेरे को चाहिए अब क्या, DNA पॉलीमरेज 3, क्योंकि मेरे को पॉलीमराइजेशन बहुत जल्दी कर देना है। तो यहाँ पे ये देखो ये DNA है आपका, ये DNA है लाइक 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, और यहाँ पर क्या है GATC यहाँ पे एडेनाइन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो 3 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम, 5 प्राइम,
3 प्राइम 5 प्राइम और ये देखो ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। तो यहाँ पर आके कौन बाइंड करेगा, देखो यहाँ पर आके बाइंड करेगा, इधर आके बाइंड करा, इधर आके किसने बाइंड किया है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने। और इसी के साथ यहाँ पर आता है एक और प्रोटीन जिसका नाम है क्या, यूवीआरडी, यहाँ लिख देता हूँ मैं यूवीआरडी, जिसके पास कौन सी एक्टिविटी होती है, हेलिकेज एक्टिविटी, क्योंकि पूरा नया बनाना है। तो यूवीआरडी बाइंड करेगा कहाँ पर, इधर बाइंड करेगा। ये कौन है, यूवीआरडी। अब यूवीआरडी जितना भी डीएनए स्ट्रैंड बना हुआ है इसको क्या करेगा, रिमूव करता रहेगा और नया डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करेगा, नया डीएनए बना देगा। समझ में आ रहा है। तो अब क्या होगा, ये यूवीआरडी क्या करेगा, जितना भी पुराना है ना, ये यूवीआरडी, ये देखो ये यूवीआरडी क्या करेगा, पुराने को हटा देगा और नए को रख देगा, नए को बनाते रहेगा। तो आप क्या देखोगे यहाँ पे क्या देखोगे, फॉर एग्जांपल लाइक बना लेते हैं अपन, ये देखो ये 5 प्राइम एंड है और ये क्या है 3 प्राइम एंड है। यहाँ पे कौन है, GATC और यहाँ पे एडेनाइन, यहाँ पर कौन है, GATC और ये मिथाइलेटेड है। एंड देन आपने देखा यहाँ पे देखो ये 5 प्राइम एंड है और ये पूरा डीएनए इसने बना दिया है, ये देखो। बट ये देखो लास्ट में क्या होगा, ये देखो इतना रह गया, ठीक है। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। अब कौन आएगा, एज यू नो डेट, डीएनए लाइगेज। कौन आएगा, डीएनए लाइगेज एंजाइम आएगा और लाइगेज आके देखो ये लाइगेज क्या करके जाएगा, ये बाइंड करेगा, ये लाइगेज क्या करेगा, देखो लाइगेज ने यहाँ पे बाइंड करेगा, ये लाइगेज है, लाइगेज जैसे ही बाइंड करेगा पूरा डीएनए क्या हो जाएगा, सील हो जाएगा, पूरा डीएनए क्या हो जाएगा, नया बन गया। लाइक ये 5 प्राइम एंड था, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। ये देखो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। सो क्या आपका डीएनए रिपेयर हो गया, यस रिपेयर डीएनए हो गया, ये रिपेयर डीएनए है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले म्यूट एच को बुलाया, एस को बुलाया, देन एल को बुलाया। एस और एच के पास में एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी, देन उसने कट किया, देन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा, 3 प्राइम एंड पे बाइंड करेगा, 3 प्राइम एंड पे बाइंड करने के बाद यूवीआरडी आएगा, 5 प्राइम एंड पे बाइंड करेगा, ठीक है। एंड देन जितना भी पुराने स्ट्रैंड था उसको करके हटा देगा। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बीच में, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पर, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है यहाँ पे, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा, क्लियर है। एंड देन बाद में क्या होगा, लाइगेज एंजाइम आएगा वो सील कर देगा। तो ये तो गया एमएमआर इन प्रोकैरियोट। अब देखो एमएमआर इन यूकैरियोट भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, लाइक एमएमआर इन यूकैरियोट्स, ये कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बस मैं आपको एक छोटा सा बता रहा हूँ टॉपिक, 2 मिनट के अंदर एमएमआर इन यूकैरियोट खत्म हो जाएगा। तो एमएमआर इन यूकैरियोट के अंदर देखो आप क्या कर रहे थे, अभी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यहाँ लिख रहा हूँ मैं क्या, यूकैरियोट्स। होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, क्या दे रहा हूँ, होमवर्क आपको बनाना है। तो देखो प्रोकैरियोट के अंदर जो म्यूट एच था वो यहाँ पर आ जाएगा क्या, MSH के अंदर कन्वर्ट होगा, MSH, मतलब कि हमें बोल सकता हूँ या MHH, म्यूट एच है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, म्यूट एच होमोलॉग MHH। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, म्यूट एच होमोलॉग। एज वेल एज यहाँ पर जो म्यूट क्या था, एस था, यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा वो किसके अंदर, म्यूट और MSH, मैं लिख सकता हूँ इसको शॉर्ट में म्यूट एस होमोलॉग। यहाँ पे क्या था, म्यूट एल था, यहाँ पे आ जाएगा वो MLH। MLH का मतलब है म्यूट एल होमोलॉग। एज वेल एज आपने यहाँ पे देखा होगा बीटा क्लैम्प प्रोकैरियोट के अंदर, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे देखो, आपको सीधी सी बात है, आपको पता है कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को बुलाना है, तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के साथ में यहाँ पे आप इनको ऐड करना पड़ेगा क्या, बीटा क्लैम्प, क्योंकि बीटा क्लैम्प की हेल्प से ही डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, बाइंड कर सकता है स्लाइडिंग क्लैम्प की वजह से। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो, चाहे तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो क्या, ये देखो यहाँ पे आप अपन दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक प्रोटीन क्या है, यहाँ पर एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या करके जा रही है, बीटा क्लैम्प है एक तरह से, ये मान के चल लो, ठीक है। तो यहाँ पर जो बीटा क्लैम्प होगा, यहाँ पे जो बीटा क्लैम्प होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा PCNA, प्रोलिफरेशन सेल न्यूक्लियर एंटीजन। और यहाँ पे जो पॉलीमरेज थर्ड काम कर रहा था
तो यहाँ पे कौन काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा पॉलीमरेज डेल्टा। बस इतना सा है और यूकैरियोटिक एमएमआर भी खत्म है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा कोई टॉपिक नहीं है। आप अपने डिवाइस कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है एंड देन लेक्चर अपन खत्म करते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा कोई टॉपिक नहीं था और ज़्यादा हार्ड टॉपिक भी नहीं है। ठीक है, देखो आज हमने क्या पढ़ा है। आज हमने देखा है कि रिपेयर, हम पढ़ने वाले हैं रिपेयर। तो रिपेयर के अंदर हम देखा था मिसमैच रिपेयर एक पार्ट है, एक बेस एक्सचेंज रिपेयर है, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर है, डायरेक्ट रिपेयर है, एसओएस रेस्पॉन्स है, रिपेयर है, सिंगल एंड डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक। ठीक है, रिपेयर कैसे करेंगे, एमएमआर आज हमने कंप्लीट कर लिया है। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई यूवी लाइट आएगी, देन थायमिन डायमर का फॉर्मेशन होगा। थायमिन डायमर फॉर्मेशन के बाद कोई डिटेक्ट करने के लिए कोई प्रोटीन आएगी। कौन आएगी, एमएमआर के अंदर अलग है, एमएचएच है या म्यूट एल है, म्यूट एस है, म्यूट एल एच है, तो ये डिटेक्शन में काम करेगी। देन ऑक्सीजन किसने किया था, म्यूट एच और एस के पास में क्या एक्टिविटी थी, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी। ठीक है, एमएमआर के अंदर, बीईआर के अंदर अलग हो जाएगा। देन पॉलीमराइजेशन किसने किया था, पॉलीमरेज थर्ड इन प्रोकैरियोट एंड पॉलीमरेज डेल्टा इन यूकैरियोट। देन क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा। आने के बाद क्या होगा, लाइगेज एंजाइम आएगा और लाइगेज क्या करेगा, सील कर देगा। ठीक है, निक का मतलब क्या होता है, ब्रेकेज ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ओके, सो डीएनए रिपेयर हो गया। देन हमने देखा कि डिटेक्शन एंड ऑक्सीजन आर यूनिक एंड पॉलीमराइजेशन एंड लाइगेशन आर कॉमन फीचर्स। तो हम पढ़ रहे हैं एमएमआर मिसमैच रिपेयर इन प्रोकैरियोट। तो सबसे पहले देखा कि पोस्ट एप्लीकेटिव रिपेयर है, क्योंकि ये 10 डेज की पावर 10 बेस पे तक काम करता है और ह्यूमन जीनोम की साइज है 3 × 10 डेज की पावर 9 बेस पे, मतलब कि पूरे जीनोम को रीड कर सकता है एक ही बार में। तो मैंने कहा आपका जो एमएमआर है वो फेल हो जाता है अगर माइक्रो सैटेलाइट लाइक रिपीटेशन आप जो देखते हो, इसकी वजह से आपको पता ही है कि बेस फ्लिपिंग हो जाती है और बेस फ्लिपिंग होने की वजह से एडिशन और डिलीशन हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा जो पैरेंटल स्ट्रैंड होता है, ओल्ड स्ट्रैंड होता है, वो हमेशा मिथाइलेटेड होगा और जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है वो मिथाइलेटेड नहीं होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा जो डीएनए हो गया जहां पर पैरेंटल तो मिथाइलेटेड है और न्यूली सिंथेसाइज मिथाइलेटेड नहीं है, तो ऐसे डीएनए को बोलेंगे हेमी मिथाइलेटेड डीएनए, जो रेप्लिकेशन में नहीं जाते हैं कभी। ठीक है, देन हमने बोला फुली मिथाइलेटेड डीएनए अगर देखने को मिल जाए, फुली मिथाइलेटेड डीएनए अगर देखने को मिल जाए तो वहाँ पे एमएमआर फेल हो जाता है, बिकॉज एमएमआर को पता नहीं चलता है कि गलती कहाँ हुई है, न्यूली सिंथेसाइज में हुई है या ओल्ड में हुई है। ठीक है, जिसके वजह से डिजीज हो जाती है लाइक पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, एचएनपीसीसी, हेरिडेटरी नॉन पॉलीपोसिस, कोलोरेक्टल कैंसर और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम डिजीज जो फीमेल में देखने को मिलती है। वाई, बिकॉज एमएमआर फेल हुआ है। तो हमने फिर इसका मैकेनिज्म पढ़ा कैसे, तो हमने देखा सबसे पहले हेमी मिथाइलेटेड डीएनए है, यहाँ पर एडेनिन एंड साइटोसिन, यहाँ पे देखो म्यूटेशन हो गया है, गलत पेयरिंग हो गई है। तो सबसे पहले म्यूटेशन क्या हुआ है, एडेनिन ने बाइंडिंग कर लिया साइटोसिन से, तो सबसे पहले म्यूट एस, म्यूट एच एंड म्यूट आके बाइंड करेंगे। ये बाइंड करने के बाद यहाँ पे क्या होना आएगा, म्यूट एल प्रोटीन आके बाइंड कर जाती है एंड देन आप देखोगे म्यूट एच और एल के पास में कौन सी एक्टिविटी है, सॉरी एच और एस के पास में कौन सी एक्टिविटी है, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। देन आप देखोगे कि एंडोन्यूक्लियस है तो कट कराएंगे, बीच में कट लगाएंगे एंड देन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यूवीआरडी आके बाइंड करेगा, यूवीआरडी इज ए हेलिकेज। देन यहाँ पे क्या होगा, पीसीएनए आके बाइंड, सॉरी बीटा क्लैम एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आके बाइंड करेंगे एंड ये क्या करेंगे, पूरे डीएनए को बना देंगे। यूवीआरडी हेलिकेज है तो जितना भी डीएनए स्ट्रैंड बना हुआ है उसको क्या करेगा, एक्सरसाइज करते रहेगा, उसको हटाते रहेगा। ठीक है, देन डीएनए लाइगेज आएगा, लाइगेज आके पूरा का पूरा सील कर देगा एंड देन हमारा क्या हुआ, रिपेयर हो गया डीएनए। एज वेल एज एमएमआर इन यूकैरियोट्स के अंदर आप देखोगे जो म्यूट एच होता है प्रोकैरियोट में, उसको यहाँ पे वो प्रोटीन चेंज होकर एमएचएच, मतलब म्यूट एच होमोलॉग लिख देना है, म्यूट एच की जगह एमएचएच लिख देना है, म्यूट एल की जगह एमएलएच लिख देना है, बीटा क्लैम की जगह पीसीएनए, पॉलीमरेज थर्ड की जगह पॉलीमरेज डेल्टा आके बाइंड करेगा। बस इतना ही अंतर है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के अंदर। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, कोई डाउट नहीं रहे हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम हो रही है कि सर यहाँ दिक्कत आई थी, ये टॉपिक वापस रिवाइज कर दो या यहाँ दिक्कत आ रही है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे भी डाउट पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी डाउट पूछ सकते हो एंड जितने भी आपके डाउट्स है या एमसीक्यू है वो वैसे भी मैं कवर करूंगा ही सारे के सारे एमसीक्यू, तो वहाँ पे भी आपके डाउट कवर हो जाएंगे। ठीक है, आज हमने पढ़ लिया है हमारा एमएमआर मिसमैच रिपेयर एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिपेयर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेस एक्सचेंज रिपेयर। ठीक है, कि बेस एक्सचेंज रिपेयर क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम कंप्लीट करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।